हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगिड। आज हम हमारी जीएसटी रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन प्लेस ऑफ सप्लाई जैसा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये बात फिक्स होती है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें अपन एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, राइट। अब ये चैप्टर अपन को बताता क्या है, पूछता क्या है अपन से ये पूछता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहाँ माना जाएगा। मतलब जो आपने सप्लाई की है उसको प्रोवाइड कहाँ माना जाएगा, किस जगह पे आप CGST, SGST, IGST ये सब पे करने के लिए लायबल होगे। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में या सेम यूटी में होती है तो अपन उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, और इस केस में अपना CGST, SGST या फिर UTGST लगता है, ठीक है। ये अपन ने पहले पढ़ा है। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट्स में है, दो डिफरेंट यूटी में है, या फिर एक स्टेट और एक यूटी में है, तो इस केस में अपन उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। मैंने आपको याद हो तो तरीका बताया था इंटर स्टेट याद करने का। इंटर मतलब इंटरकास्ट मैरिज, और इंटरकास्ट मैरिज में दो डिफरेंट लोग होते हैं, तो इससे आप हमेशा याद कर सकते हैं दो डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज, और इंटर के अंदर अपना ये आ गया, और इसमें अपना IGST लगता है, राइट। अब विदाउट डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई वी कैन नॉट फाइंड आउट द नेचर ऑफ सप्लाई। जब तक अपन को यही नहीं पता होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, तब तक अपन पता ही नहीं कर पाएंगे कि उसका नेचर क्या होगा। जब तक अपन को यही नहीं पता होगा कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, तो अपन क्या पता CGST जहाँ पे करना हो अपन उसकी जगह IGST पे कर दें, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन को प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर अच्छे से समझना है, ठीक है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर अपन 4 सेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 10, 11, 12 और 13। सेक्शन नंबर 10 जो होता है वो अपन को बताता है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अपन कहाँ मानेंगे। 11 अपन को बताता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानेंगे। 12 अपन को बताता है और 13 अपन को बताता है सर्विस के केस में सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सेक्शन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को केस को छोड़ के अगर सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, राइट। तो इसके अंदर अपने पास में 6 केसेस आते हैं। सबसे पहला केस होता है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपेंट और बाय एनी अदर पर्सन। मतलब जो आपकी सप्लाई कर रहे हो आप गुड्स की, उसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब मूवमेंट अगर इन्वॉल्व होता है ना, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो लोकेशन ऑफ गुड्स होगी ना at the time which the movement of the goods terminated and delivered in the recipient। इसका मतलब है जिस जगह पे आपकी लोकेशन ऑफ गुड्स होगी ना, उस जगह पे अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर वो रेसिपेंट के पास में होगी तो रेसिपेंट वाली मान लेंगे, या लोग सप्लायर वाली, दोनों में से जो भी जिस जगह पे होगी ना उस जगह को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सेकेंड आता है अपने पास में वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन या थर्ड पर्सन। एक्चुअल रिसिपेंट नहीं है, वो कोई और है, ठीक है। डायरेक्शन टू द थर्ड पार्टी, मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि अपन ने गुड्स को जो डिलीवर करा है ना, वो रेसिपेंट को डिलीवर नहीं करा, अपन ने किसी अदर पर्सन मतलब थर्ड पार्टी को डिलीवर करा है। तो उस केस के अंदर जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगी ना, उस जगह को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल A है जो मुंबई में है, B जो है वो दिल्ली के अंदर है, और जो C है वो गोवा के अंदर है। A ने B को कहा है कि मुझे एक बॉटल सप्लाई कर दीजिए आप, है ना। उसी टाइम पे जो C है वो ट्रेडर है बॉटल्स का, तो इसने इससे बॉटल मंगाई है, और उसी टाइम पे क्या हुआ कि इसके मतलब रुको, ये A है, ये B है, ये C है। जो A है वो होलसेलर है, B जो है वो रिटेलर है, और C जो है कंज्यूमर है। होलसेलर ने जब रिटेलर को सामान दिया, उसी टाइम पे रिटेलर के पास में फ़ोन आया कि आप C का फ़ोन आया कि मुझे एक बॉटल चाहिए, तो रिटेलर ने ही सेड कि आप इसको ही डायरेक्टली सप्लाई कर दो। तो उस केस के अंदर जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगी ना, कि जहाँ पे प्रिंसिपल बिजनेस है, मतलब जिसने डायरेक्शन दी अपन को, तो कौन, B। उस केस के अंदर B की जो प्लेस होगी उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। वेयर देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स ईदर बाय सप्लायर और नॉर रिसिपेंट, जहाँ पे लोकेशन जो मूवमेंट है गुड्स की वो ना तो सप्लायर की तरफ से है ना गुड उसकी तरफ से है, तो इस केस के अंदर अपन कहाँ मानेंगे, जहाँ पे गुड्स सिचुएटेड है, मतलब जहाँ पे गुड्स की जो लोकेशन है ना, उस जगह पे अपन मान लेंगे कि वो गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है।
नेक्स्ट, मैम आप ऐसे पूछोगे कि मैम ऐसा कौन सा केस होता है, जैसे कि अपन ने कस्टम में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अगर अपन वेयर हाउस के अंदर सामान रखवा देते हैं तो अपने पास में रूल्स होते हैं कि अपन वहाँ पे अपना सामान बेच भी सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल सामान बेच दिया और उसने भी वेयर हाउस में ही रखा हो उसको, तो लोकेशन जो गुड्स की है वो चेंज नहीं हुई है, तो उस केस के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो गुड्स की मान ली जाएगी, और वो कहाँ मानी जाएगी, उस वेयर हाउस की, और जहाँ पे वो सिचुएटेड है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, है ना। नेक्स्ट केस आता है अपने पास में वेयर द गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट, कि अगर आपके जो गुड्स है वो असेंबल होना मांगते हैं या फिर इंस्टॉलेशन उसकी मांगती है, ठीक है। तो जिस जगह पे आपने असेंबल करा है या फिर जिस जगह पे आपने इंस्टॉल करा है उस जगह को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कौन पढ़ रहा है, हाँ आपका नाम क्या है, नेहा, राइट। तो नेहा जो है उसने फॉर एग्जांपल मैं एसी की डीलर हूँ और नेहा ने मुझसे एसी मंगवाया और मैंने उसको कहा कि हाँ हम आपको एसी प्रोवाइड कर देंगे और इंस्टॉलेशन सब कुछ कर देंगे, ठीक है। नेहा रहने वाली थी मुंबई की, तो उसने मुझे बोला, तो मैं यहाँ से जब मुंबई लेके गई और जहाँ पे मैंने इंस्टॉल करा, मतलब मुंबई में उसके घर पे, तो वो जो प्लेस ऑफ गुड्स है, मतलब जो गुड्स की लोकेशन है वो मुंबई की है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो मानी जाएगी वो मुंबई मानी जाएगी, ठीक है। वेयर द गुड्स आर सप्लाई ऑन बोर्ड और कन्वेंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। अगर बोर्ड पे है तो अपन इस केस में गुड्स वेयर द टेकन ऑन बोर्ड, जब अपना कोई गुड्स है जो सप्लाई कर रहा है ऑन बोर्ड पे, जैसे कि वेसल पे, एयरक्राफ्ट पे, ट्रेन पे या मोटर व्हीकल पे, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अपन वहाँ मान लेंगे जहाँ पे टेक ऑन, मतलब जहाँ पे अपन ने सामान को रखा था उस जगह पे अपन मान लेंगे, ठीक है। वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ अबव प्रोविजंस। अगर इन सारे ऊपर आने वाले प्रोविजंस के अंदर अपन पता नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वैसे बेसिकली अपन पता कर लेते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अपन जो एक प्रिस्क्राइब मैनर से उसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ये कोई काम का नहीं है आपके, है ना। नेक्स्ट, अब मैंने आपको मैंने बताया कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गुड्स की हो रही है लेकिन अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। अब केस आता है अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जो गुड्स की हो रही है किस में, इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, है ना, या तो इंडिया के अंदर आया जा रहा है या फिर इंडिया के बाहर ले जाया जा रहा है। अब देखिए, अगर इंपोर्ट का केस है, मतलब अपने पास में सामान आ रहा है, ठीक है, तो जो प्लेस ऑफ इंपोर्टर होगा, मतलब जो इंडिया के अंदर, जैसे मैंने बाहर से सामान मंगाया, जयपुर में मैं हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो जयपुर की मानी जाएगी, ठीक है। और एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मतलब मैं बाहर यूएसए में सामान भेज रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो उस केस में गवर्नमेंट यूएसए को पकड़ने नहीं जाएगी, उसके अंदर जो लोकेशन ऑफ आउटसाइड इंडिया होगा ना उस पर अप्लाई होगा। और आपको पता हो तो मैंने आपको कहा था कि एक्सपोर्ट के केस में अपने जीएसटी नहीं लगता है, राइट, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपन जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना अपने डेवलप होएगा, तो इस केस में एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। तो उस केस में अपन को मानना है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो आउटसाइड इंडिया होगी, और जैसे ही आउटसाइड इंडिया होगी तो उस पर जीरो रेटेड सप्लाई बन जाएगी, राइट। और इम्पोर्ट का केस है तो इंडिया के अंदर, मतलब इम्पोर्टर की लोकेशन जो होगी उसको अपन मान लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 के अंदर क्या आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट इज इन इंडिया। मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, जहाँ पे मैं सप्लाई कर रही हूँ सर्विस की, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है या फिर जो रिसीव करने वाला है, इज़ इन इंडिया, दोनों के दोनों इंडिया के अंदर है, ठीक है। इन केस द फॉलोइंग 12 कैटेगरीज ऑफ सर्विस, द प्लेस ऑफ सर्विस, the place of supply is determined with the reference to the proxy. Rest of the service are governed by the default provision. ये जो 12 सर्विसेज आपको दे रखी है नीचे, इनके अलावा जितनी बाकी सर्विसेज है उन पे जनरल रूल रखेगा। अब ऐसे तो अपने बहुत सारी टाइप की सर्विसेज सप्लाई करते हैं, बहुत सारे टाइप के गुड्स भी सप्लाई करते हैं, लेकिन एक बेसिक प्रोविजंस है, उसको वो डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न के नाम से कहते हैं अपन उसको। अगर वो इन सब में नहीं आ रहा तो वो उस पर डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न लगेगा। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न क्या कहता है, राइट। ये देखिए डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न क्या कहता है। डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न ये सारे केसेस में सेम है, चाहे गुड्स का केस हो या सर्विस का केस हो। सेक्शन नंबर 10 लग रहा हो, 11 लग रहा हो, 11 में तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो गया, 10 लग रहा हो, 11 नहीं 12 या 13, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है,
अगर तुम्हारी B2B है, अगर कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ रजिस्टर पर्सन होगा ना, उसकी ले लेंगे अपन। जो भी रजिस्टर पर्सन है उसकी लोकेशन डाल दो, ठीक है। और अगर B2C का केस है तो उस केस में वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, जो एड्रेस है रिकॉर्ड में आपका वो एग्जिस्ट करता है, तो उस केस के अंदर वो एड्रेस वाले रिकॉर्ड। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस के अंदर सप्लायर की, मतलब इसको ऐसे याद करो, रिसीवर जहाँ, सर्विस वहाँ, जहाँ पे रिसीवर है वहीं पे सर्विस है, तो सर्विस कहाँ है। और अगर अपन को नहीं पता कि सर्विस कहाँ है तो सप्लायर जहाँ होगी वहीं सर्विस होगी। साथ में बोलो, रिसीवर जहाँ, सर्विस वहाँ, सर्विस कहाँ नहीं पता तो उस केस में सप्लायर जहाँ, सर्विस वहाँ, राइट। अगर B2B का केस है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन की देख लेंगे, और B2C का केस में है तो रिसीवर जहाँ पे होगा वो, और अगर अपन को नहीं पता कि रिसीवर कहाँ है तो उस केस में सप्लायर जहाँ होगा उसी केस के अंदर सर्विस बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। अब अपन अपने बाकी रेस्ट वो देखते हैं केसेस। रेस्ट केस के अंदर सबसे पहले अपना आता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सर्विस इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, मतलब अगर तुम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस कर रहे हो इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, तो उस केस के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी ना, वो तुम्हारी लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल और लोकेटेड, ठीक है। जिस जगह पे तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है उस जगह पे तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि तुम्हारी जो लोकेशन है वो आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस के अंदर जो रिसिपेंट की लोकेशन होगी उसको ही अपन मांग लेंगे, ठीक है। इफ़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो उस केस के अंदर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट मान लेंगे। और इफ़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, अगर एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर है तो उस केस के अंदर ईच स्टेट इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइड इन ईच स्टेट, जितनी प्रपोर्शन के अंदर अपन जिस स्टेट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करी है अपन ने, उस प्रपोर्शन के अंदर अपनी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी उसको अपन मान लेंगे और जो अपना अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में रेस्टोरेंट एंड केटरिंग की सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विस। अगर आपको इसको पढ़ के एक चीज़ याद आ रही हो तो ये ब्लॉक ITC के अंदर आती है, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं है और अगर आपको उस चैप्टर में कोई हो तो आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। लोग इस केस के अंदर क्या होगा, जहाँ पे भी लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, अगर जहाँ पे भी तुमने रेस्टोरेंट की सर्विस दी है, केटरिंग की सर्विस दी है, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस ली है, ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ है या फिर तुम्हारे हेल्थ सर्विस हुई है, तो उस केस के अंदर जिस जगह पे तुम्हारी ये सर्विस तुमने परफॉर्म करी है उस जगह पे जो होगी वो तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो GST सेमिनार्स होते हैं, कोई सेमिनार है किसी ने बोलने के लिए बुलाया तो उसको कहते हैं अपन ट्रेनिंग। और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो होता है जैसे अपन को जजेस होते हैं, जैसे डांस इंडिया डांस हो गया या कोई भी शोज़ हो गए, इनके अंदर जो जजेस को बिठाया जाता है ना वो होते हैं अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को जज करने वाले हैं, वो होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर B2B का केस है ना तो जहाँ पे भी रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन है वहाँ पे आ जाएगी, और अगर B2C है तो उस केस के अंदर लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पे तुम्हारी सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है उस जगह पे ले लेंगे अगर B2C है, और अगर B2B है तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूज़मेंट पार्क। अगर तुमने एडमिशन लिया है किसी इवेंट के अंदर, एंट्रेंस फॉर्म जो होती है एम्यूज़मेंट पार्क की, एंट्रेंस टिकट जो होती है अपनी, वो वाली का क्या होगा, इसमें भी ये भी अपने ब्लॉक ITC के अंदर आता है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर, है ना। अगर तुमने कोई टिकट लिया है तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी ना ये वहाँ पे होगी जहाँ पे जो इवेंट है वो एक्चुअली में हेल्ड हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पे वो परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और द अदर प्लेस इज लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विस एंड असाइनिंग अ स्पॉन्सरशिप टू द इवेंट। जैसे बैंड बारा बारात थी, मूवी थी जिसके अंदर अनुष्का और वो थी, तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड करे तुम्हारे को इवेंट को, मतलब इवेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर B2B है तो उस केस के अंदर तो अपन को देखना ही नहीं है, जो जहाँ पे भी प्लेस लोकेशन होगी रजिस्टर पर्सन की वो आ जाएगी। और B2C के केस के अंदर क्या होगा,
लोकेशन वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड, जहाँ जो लोकेशन है जहाँ पे इवेंट हेल्ड हुआ है उस जगह की ले लेंगे। और अगर वो जो इवेंट है वो आउटसाइड इंडिया हेल्ड हुआ है तो उस केस के अंदर जिसको रिसीव हुई है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट जो होगी अपन वो ले लेंगे। ठीक है। इफ़ इट इज़ हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट, अगर एक से ज़्यादा स्टेट में हुई है तो जितनी जितनी स्टेट में जो जिस प्रोपोर्शन के अंदर हुई है उसी स्टेट के अंदर अपन बांट लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल्स एंड कोरियर। जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है गुड्स का जिसके अंदर इंक्लूड करा जा रहा है जो मेल्स आती है अपने पास में, चिट्ठियाँ है ना, वो, और जो कोरियर जाते हैं अपने पास में डिलीवरी पार्सल्स, है ना। अगर B2B है तो उस केस में जो रजिस्टर पर्सन की लोकेशन है वो आ जाएगी। और अगर B2C है तो जो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर, जहाँ पे वो गुड्स जो है वो हैंडेड ओवर हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे वो प्लेस करी जा रही है लोडिंग या फिर पिकअप हो रहा है उनका। ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टर को जो प्रोवाइड करा जा रहा है ना, अपन ने ट्रांसपोर्टर को दिया है, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो वाली मान ली जाएगी। इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन प्लेस इज़ आउटसाइड इंडिया, अगर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आउटसाइड इंडिया है तो उस केस के अंदर सो द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इन द प्लेस ऑफ सप्लाई अपन B2C मान लेंगे और जो जनरल प्रोविजन होगा वो वाला लगा देंगे, क्या, जहाँ पे एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पे पिकअप हो रहा है, लोडिंग हो रही है, उस केस को अपन मान लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की अगर तुम सर्विस दे रहे हो तो उस केस के अंदर अगर तुम B2B दे रहे हो तो रजिस्टर पर्सन, और B2C दे रहे हो तो उस केस के अंदर जहाँ पे तुम बैठे हो, इम्बार्क हुए, मतलब बोर्डिंग पॉइंट जो होता है ना जहाँ से आप बैठे हो वो वाले पॉइंट को अपन जर्नी मान लेंगे और मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ बोर्डिंग पॉइंट इज़ नॉट आइडेंटिफिएबल देन जो रेजिडरी प्रोविजंस होंगे अपन वो अप्लाई करेंगे। रेजिडरी प्रोविजंस अपन ने अभी पढ़े थे, उसमें कहा था अगर B2B है तो रजिस्टर पर्सन की लोकेशन, B2C है तो जो रेसिपेंट की लोकेशन है वो, और अगर अपन को नहीं पता रेसिपेंट की कहाँ है तो जो सप्लायर है उसकी लोकेशन ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वेंस। अगर अपन सर्विस इन बोर्ड और कन्वेंस के अंदर अपन ने कोई लिया है, मैं फ़्लाइट में जा रही हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने फ़्लाइट में जाते जाते मैंने बीच में मतलब 1-2 घंटे हो गए फ़्लाइट में, और मैंने फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्डर करा, खाना मील वील जो ऑर्डर होती है वो, तो उस प्लेस के अंदर उस जगह पे अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे कि मैंने किस टाइम पे कहाँ कौन सी जगह पे करा है, तो इस टाइम पे अपन मानेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल, मतलब जहाँ से डिपार्चर हुआ है कन्वेंस का, जहाँ से स्टार्ट हुआ है कन्वेंस, उसको अपन मान लेंगे और वो अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। ठीक है। अगर बैंकिंग या फिर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज लिए अपन ने तो उस केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट होगी ना जो रिकॉर्ड्स में, अपन वो ले लेंगे, और अगर वो नहीं पता होगी तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होगी वो ले लेंगे अपन। ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर अपन ने इंश्योरेंस की सर्विस ली है, अगर इंश्योरेंस की सर्विस B2B है तो उस केस के अंदर तो लोकेशन एट सच रजिस्टर पर्सन जहाँ पे है वो उसके ले लेंगे, और अपन को नहीं अगर अपन ने B2C दी है तो उस केस के अंदर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस इन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स के अंदर जो लोकेशन लिखी गई है रिसिपेंट की उस जगह को अपन मान लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है एडवर्टीजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट। अगर अपन ने एडवर्टीजमेंट की सर्विस करी है गवर्नमेंट को तो उस केस में ईच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्ट डिस्प्ले रन और डिसेम्टर, जहाँ जहाँ पे अपना दिखाया गया है, जहाँ जहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, ब्रॉडकास्ट हुआ है, रन हुआ है, उस जगह पे अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और अगर बहुत सारी जगह में हुआ है, बहुत अलग अलग स्टेट्स में, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपन ले लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, अगर टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस है, सर्विस अगर इन्वॉल्विंग फिक्स लाइन, अगर फिक्स लाइन इन्वॉल्व कर रही है, इंटरनेट लाइन्स एंड सर्किट जो होता है ना, तो उस केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स होगी ना, जो फिक्स्ड इक्विपमेंट्स है उसकी अपन मान लेंगे। और अगर अपन अब एक तो केस ये हो गया जहाँ पे फिक्स लाइन इन्वॉल्व हो रही है, दूसरा केस आता है अगर पोस्टपेड है आपका फ़ोन या फिर इंटरनेट का जो है, तो उस केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट होगी उसको मानेंगे, और अगर अपन को नहीं पता होगा तो उस केस में अपन लोकेशन ऑफ सप्लायर को मान लेंगे।
जैसे प्रीपेड मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है, डीटीएच की सर्विस प्रोवाइड होती है, उस केस में भी सेम है। थ्रू द सेलिंग एजेंट लिया है या रीसेल कराया है, डिस्ट्रीब्यूशन कराया अपन ने, तो जहाँ पे जो सेलिंग एजेंट के अंदर बुक्स के अंदर जो रिकॉर्ड है ना एड्रेस, उसको ले लेंगे, और वो नहीं पता होगा तो रिसिपेंट का ले लेंगे। बाय एनी अदर टू फाइनल सब्सक्राइबर, अगर अपन ने किसी फाइनल सब्सक्राइबर, बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, किसी एक पर्सन ने, एनी सब्सक्राइबर ने अगर फाइनल सब्सक्राइबर को प्रोवाइड करा है, तो लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव, जहाँ पे पेमेंट प्री में रिसीव हुआ है अपन को वो, और द प्लेस ऑफ सेल वाउचर, जिस जगह पे सेल का वाउचर है या तो उसको ले लेंगे। ठीक है। वेयर द पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट करा है तो उस केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगी उस जगह पे अपन ले लेंगे। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स में लिखी हुई अपने। और अगर इसके अलावा और कोई केस है तो उस केस में जो रिकॉर्ड्स में रिसिपेंट का एड्रेस लिखा गया है उस जगह को ले लेंगे। और अगर अपने पास में नहीं है वो एड्रेस तो उस केस में अपन सप्लायर की लोकेशन ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इस इतने वाले पार्ट को वापस बताती हूँ। अगर अपने पास में फिक्स लाइन प्रोवाइडेड है तो उस केस में जहाँ फिक्स लाइन है उसको ले लेंगे। अगर पोस्टपेड मोबाइल है या इंटरनेट कराया है तो उस केस में जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा उसकी ले लेंगे। अगर प्रीपेड मोबाइल या फिर प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन डीटीएच की सर्विस ली है तो सेम है जहाँ पे रिसीव हो रहा है जिसको। अगर अपन ने रीसेल कराई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ऐसे, तो उस केस के अंदर जो रीसेलिंग एड्रेस, जो सेलिंग एजेंट के बुक्स में जो एड्रेस है वो वाला उसको मान लिया जाएगा। ठीक है। बाय एनी पर्सन और सब्सक्राइब टू फाइनल सब्सक्राइबर, तो द लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव, या फिर जो प्लेस ऑफ वाउचर होगा वहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आपने पेमेंट करा तो उस केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगी उस जगह पे अपन मान लेंगे। और अगर कोई दूसरा केस है तो जो एड्रेस अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स के अंदर रिसिपेंट का एड्रेस गिवन है, अगर वो पता है अपन को तो उसको मान लेंगे। और अगर नहीं पता तो उस केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा उसकी लोकेशन को मान लेंगे। ठीक है। इन द लीज इंस्टॉल और मोर वन स्टेट, अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर इंस्टॉलेशन हुई है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो प्रपोर्शनेट वैल्यू होगी उस बेसिस पे अपन कर देंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये आपको रेजिडरी केस जो है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें यही लिखा है कि ऊपर आने वाले जो 12 मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं उस केस के अंदर आपको नहीं निकल पा रहा है तो इन रेजिडरी केस लगेगा। B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, B2C है तो रिसीवर जहाँ है सर्विस वहीं होगी। और अगर रिसीवर का नहीं पता कि रिसीवर कहाँ है तो उस केस में जहाँ सप्लायर होगा उस जगह पे सर्विस वाले की लोकेशन मान लेंगे। नेक्स्ट केस आता है अपने पास में द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया। या तो सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रिसीवर आउटसाइड इंडिया है, या फिर दोनों आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, ये केस होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विस द सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द रेफरेंस टू अ प्रॉक्सी, रेस्ट ऑफ द सर्विस गवर्न बाय द डिफॉल्ट प्रोविजन। इसमें भी सेम है, जो आने आगे वाली ये वाली जो है उनके अंदर तो अपना जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे रखना है। और जो इनके अलावा कोई और टाइप की सर्विस है तो उस केस के अंदर अपना जनरल प्रोविजन लगेगा, जो कि मैंने ये बताया आपको डिफॉल्ट प्रोविजन। इसके अंदर भी सेम है जो उसके अंदर था। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है सर्विस सप्लाई टू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल, मतलब जो गुड्स हैं वो सप्लायर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर जहाँ की गुड्स की लोकेशन है ना, जो लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म करी जा रही है ना उस जगह को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नेक्स्ट आता है केस जो सर्विस है सप्लाई इन रेस्ट ऑफ द गुड्स बट फ्रॉम द रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। एग्जाम्पल एनी डेस्क, मतलब जैसे आपने सुना होगा कि जैसे अभी कोरोना के टाइम पे अपन कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, या फिर जैसे उस टाइम पे बहुत लोगों का इन्होंने किसी बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि लैपटॉप ख़राब हो गया था अपना, और जब अपन ने सर्विस कराई तो उस टाइम पे अपन बाहर लेके नहीं जा पा रहे थे। तो अपना एनी डेस्क की सर्विस होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो सप्लायर होता है जो अपनी सर्विस देता है अपन को, उस केस के अंदर वो अपने लैपटॉप को एक्सेस कर पाता है अपने प्रूफ के बाद में कि हाँ आप कर सकते हो। अगर अपन अलाउ कर देते हैं तो वो वहाँ बैठे बैठे ही अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकता है अपनी आंखों के सामने। तो ये जो एनी डेस्क की सर्विस है ना, उस केस के अंदर लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लाई मानी जाएगी द लोकेशन वेयर द गुड्स आर
सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस, जहाँ पे होगा, मतलब अगर जैसे मेरे घर पे मैं करवा रही हूँ तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो जयपुर मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, above provision are not applicable in the case of goods or temporary import of the goods to India repair। ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना लैपटॉप बाहर भेजा, ठीक है, और उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए करा और वो वापस मेरे पास में आ गया, मतलब उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिपेयर होके आ रहा है वो, तो उस केस के अंदर तो जो रेजिडरी केस है, जो जनरल प्रोविजंस थे अपने, जो B2B और B2C वाले थे, जो अब मैंने आपको ये बताए थे, ये वाले फॉलो होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर अपन ने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस या फिर टू इंडिविजुअल रिसिपेंट सर्विस फिजिकली प्रेजेंस रिसिपेंट इन पर्सन एक्टिंग बिहाफ ऑफ द सप्लाई, तो इस केस के अंदर जहाँ सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हो रही है, जहाँ पे ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, उस जगह पे अपन लोकेशन ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, जहाँ पे लोकेशन मतलब एक्चुअली परफॉर्म हो रही है। सर्विस प्रोवाइड डायरेक्टली इन द रिलेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी अकोमोडेशन होटल, जैसे कि अपन ने पहले वाले में पढ़ा कि अकोमोडेशन और ये सारी जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी उस जगह को मान लेंगे अपन। अगर अपन को नहीं, अगर आउटसाइड होगी तो अपन जो रिसिपेंट की होगी वो मान लेंगे वैसे। ठीक है। और एडमिशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, अगर तुम्हारे को एडमिशन हुआ है जहाँ किसी इवेंट के अंदर, तो जहाँ पे जो प्लेस है जिधर इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस जगह पे अपन ले लेंगे। इफ़ देयर इज़ अ सर्विस और सप्लाई एट मोर देन वन लोकेशन अगर हो रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जब गुड्स जहाँ पे गुड्स एंड इंडिविजुअल रिलेट करता है, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेट करती है, या फिर जहाँ पे इवेंट रिलेट करता है, इस केस के अंदर अपने निकल जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, अगर आपने एक लोकेशन या फिर बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस पे अपन सप्लाई कर रहे हैं, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो उस केस के अंदर जो टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन है, मतलब टेरिटरी इन द टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर जो है उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और इन मोर देन वन स्टेट में हो रही है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर देंगे अपन। सर्विस सप्लाई बाय अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFCs अकाउंट्स होल्डर, जैसे कि नॉन अकाउंट होल्डर्स होते हैं, है ना। एक तो होता है जो अगर अपन को सर्विस जो है वो सप्लाई करी जा रही है बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर NBFCs जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो उनको हो रही है, तो उस केस में जहाँ पे जिसको जो सप्लायर की लोकेशन है उसको मान ली जाएगी। और अगर नॉन अकाउंट होल्डर है ना कोई, तो उस केस के अंदर रेजिडरी केस अप्लाई होगा। अगर अपना इंटरमीडिएटरी की सर्विस हो रही है, जैसे ब्रोकरेज या फिर एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट की जो सर्विस होती है, उस केस के अंदर भी जो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो उसको मानी जाएगी। अगर सर्विस कास्टिंग एंड हायर्ड मींस ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स बट एक्सरसाइज एयरक्राफ्ट वेसल्स एंड पीरियड, अगर इफ़ मोर देन 1 मंथ रेजिडरी केस, और इफ़ एयरक्राफ्ट तो रेजिडरी केस। इसके अंदर क्या है, अगर अपन ने सर्विस कास्टिंग हायर बेसिस पे अपन ने कोई ट्रांसपोर्टेशन हायर करा है, अगर एयरक्राफ्ट और ये सारी वेसल्स इनको 1 मंथ से ज़्यादा के लिए, तो उस केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी उसको ली जाएगी। और अगर अपन ने 1 महीने से कम के लिए करा है या तो ये हो गया, और अगर 1 महीने से ज़्यादा के लिए करा है तो उस केस के अंदर रेजिडरी केस अप्लाई होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन वे ऑफ मेल एंड कोरियर, मेल और कोरियर के अलावा, तो जहाँ पे डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगी उसको मान ली जाएगी और रेजिडरी केस अप्लाई होगा अगर नहीं होता तो। ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी सेम है, जहाँ से तुमने स्टार्ट करा है वही। सर्विस प्रोवाइड ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंस, जहाँ पे कन्वेंस करा है, तो उस केस में जहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट स्टार्ट हुई थी, ये सेम है, मैंने अभी गुड्स वाले केस में पढ़ाया था इसलिए मैं जल्दी से ले रही हूँ, है ना। अगर OIDR की सर्विस हो रही है तो जिस जगह पे तुम्हारा रिसिपेंट है उसकी लोकेशन मान ली जाएगी। और बाकी जो रेस्ट केसेस है, अबव डिफ़ॉल्ट प्रोविजन अपना लग जाएगा। क्या होगा, अगर अपन को लोकेशन ऑफ रिसिपेंट पता है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट हो जाएगा, और अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट नहीं पता अपन को तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ में अपना प्लेस ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसी के साथ में अपना प्लेस ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में अपना ये पूरा जो 30 आवर GST रिवीजन सीरीज़ जो अपन ने स्टार्ट करी थी उसको अपन ने टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया है।
बहुत अच्छे से। बस इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है ईबे बिल वाला, आई थिंक सो। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आपको। और जो बेसिकली मोटे मोटे चैप्टर्स थे वो सारे हो चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी मेहनत लगा दी है, सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। अब बस आपका काम है आपको इनको देखना है, इन्जॉय करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आई रिक्वेस्ट कि इन नोट्स को आप अपने हाथों से लिखिए एक बार के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और अगर आपको टेंशन हो रही है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे को कैसे पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माने किसको ना माने या क्या करें, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। आप एक बार इसको अपने आप से भी रीड करोगे ना, जैसे ही आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या लग रहा है। ऑलमोस्ट केसेस में सब जगह वैसे ही लग रहा है। जहाँ जहाँ पे अपनी जो ब्लॉक आईडीसी वाला केस होता है, जिस जगह पे एक्चुअली सर्विस परफॉर्म करी जा रही है, या तो वो होती है, या फिर जहाँ पे सर्विस ली जा रही है, या फिर मतलब इंस्टॉलेशन जहाँ हो रही है वो वाली ले ली जाती है, और बाकी सारे B2B और B2C वाला केस है। अगर एक बार के लिए आप खुद से रीड आउट करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इन सब के अंदर सेम ही बात बोली जा रही है, कुछ डिफरेंट है ही नहीं। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। ये तो मैं बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके अंदर कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। अच्छे से पढ़िए, एक दो बार रीड करिए। एक दो बार आपको नहीं हो रहा तो एक दो बार आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखा है, जिससे आप एंड मोमेंट पे अच्छे से देख सकें और एक दो बार रिकॉल कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना लेक्चर ख़त्म होता है, सॉरी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।